जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। मैं रोज़ आपको बता रहा हूँ, नई चीज़ों के प्रयास में नहीं पहुँचना है कि मैं कुछ नए टॉपिक्स पढ़ लूँ, कुछ नया कर लूँ। आपको बस अपनी चीज़ों को रिवाइज करना है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है वही आपको एक बेस्ट स्कोर और सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। सारे साथियों का स्वागत है। अंजलि, हैप्पी बॉय, देवा, तारा प्रकाश, कुमकुम, पंडित चौरा, देवा, अंकित जाट, कुमकुम, मनीषा, अमृता चौहान, सारे प्यारे साथियों का एकदम से वेलकम है। पहले प्रश्न के साथ में पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संगीतकार और वाद्य यंत्र को सुमेलित करें। इधर संगीतकार दिए हैं उस्ताद साबरी खान, अन्नपूर्णा देवी, अरविंद पारिख और आपका उमियालपुरम के शिवरामन। तो साबरी खान क्या बोलेंगे? सबर नहीं है, सारा का सारा ही खा गए, क्या बोलोगे? साबरी खान हो गए। अन्नपूर्णा देवी ये आपका सुरबहार से जुड़ी हुई हैं। अरविंद पारिख पार करके जाना पड़ेगा समुद्र सीता जी के वहां पहुंचने के लिए, लंका। डी उमियालपुरम के शिवरामन, शिव और राम एक साथ आ गए, सब दंग रह गए कि दोनों एक साथ है। मृदंगम, क्या बोलोगे? ये मृदंगम है। ठीक है, तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा? क्या बोलोगे भैया? ये बनेगा 3-1, 3-1-4-2, 3-1-4-2। ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बात करेंगे आपसे सुरबहार। सुरबहार की बात करें आपसे, सुरबहार के कोई एक दो नाम मुझे आप बताओ। सुरबहार के कोई एक दो नाम आप मुझे बताओ सुरबहार के। ठीक है, तो इमरत खान है, इमरत खान है, इमदाद खान है। क्या बोलोगे? इमरत खान और इमदाद खान। क्या बोलेंगे जी? इमदाद, इमदाद खान। ये किसके हैं? ये सुरबहार के हैं, सुरबहार के। अगर मैं आपसे पूछूं भैया मृदंगम से कोई एक दो नाम बताओ मुझको, मृदंगम से, तो क्या आंसर आएगा आपका? टी गोपाल कृष्णन। कौन होंगे? टी गोपाल कृष्णन। भैया कभी नहीं भूलेंगे हम टी गोपाल कृष्णन। और एक आपका गुरु वयूर दोराई को मत भूलना, गुरु वयूर दोराई। क्यों नहीं भूलना भैया इनको? क्योंकि इनको हाल ही में मिला है आपका पद्म पुरस्कार, यानी कि पद्मश्री 2025 इनको प्राप्त हुआ है। तो रिसेंट में किसी भी कलाकार को पद्मश्री मिलता है, उसके पूछे जाने के स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। मृदंगम हो गया। अब मुझे बताओ सारंगी के, सारंगी, 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 तो क्या बोलेंगे भैया? आपका शकूर खान है, शकूर खान है, और आपका मुराद अली खान है। कौन है? मुराद अली खान है। कर दो मुरादे सारी पूरी, मुराद अली खान, मुराद अली खान। एक आप याद रख लेना, सारंगी से अरुणा नारायण है। ये क्यों फेमस है अरुणा नारायण? क्योंकि ये एकमात्र एकमात्र महिला सारंगी वादक हैं। जैसे एकमात्र मैंने आपको बताई थी बागेश्वरी कमर है शहनाई के लिए, वो हमको पता होनी चाहिए। सारंगी। अब मैं आपसे पूछूं शहनाई के लिए सबसे बड़ा नाम कौन सा है फ्लैगॉट के लिए? तो शहनाई के लिए सबसे बड़ा नाम आता है बिस्मिल्लाह खान जी का। किसका? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान जी की अगर हम बात करते हैं, क्या बताया था मैंने? उनको भारत रत्न कब मिला है? तो भारत रत्न मिला है उनको 2001 में। पद्म विभूषण कब मिला उनको? 1980 में। पद्म भूषण कब मिला उनको? 1968 में। और पद्मश्री कब मिला उनको? पद्मश्री वो मिला उनको 1961 में, 1961 में। यहीं पर नाम आता आपका दया शंकर जगन्नाथ जी का। किसका? दया शंकर जगन्नाथ, दया शंकर जगन्नाथ। ये शहनाई से जुड़े हुए हैं, शहनाई से। अगर मैं पूछूं हुसैन खान का संबंध किससे है? हुसैन खान का तो भैया शहनाई से संबंध होगा। देखिए अब जो एसएससी 2024 पैटर्न बना रही है, तो उसमें मुख्य नामों के ये आपका पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री इनको पूछता है। ठीक है, स्टेटमेंट बना के पूछता है, और ये क्वेश्चन खूब ट्रेंडिंग में है, याद रखना इस बात को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो बोलेंगे भैया वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक बांसुरी वादक हैं और मेहर घराने से संबंधित हैं। एकदम से गलत बात हो जाएगी। बांसुरी वादक हैं, लेकिन किस घराने से हैं? सेनिया घराने से। इनका घराना हमने आपको क्लासेस में बताया है, सेनिया घराना। कौन सा घराना है इनका? प्रैक्टिस सेट में भी बताया है, सेनिया घराना। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, एकदम सही है। उन्हें 1992 में पद्म श्री भी प्राप्त हुआ, ये बात गलत हो जाएगी, पद्म भूषण मिला है उनको 1992 में। पद्म विभूषण सन 2000 में।
अन्य प्रमुख भारतीय भारतीय बांसुरी वादकों में देवेंद्र मुर्देश्वर, रघुनाथ सेठ, नित्यानंद हल्दीपुर, रोनू मजूमदार, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और चेतन जोशी शामिल हैं। एकदम सही बात है। तो यानी कि 2 और 4 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 2 और 4। मुझे कितने लोग बता सकते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की जो जीवनी है वो कौन सी है, इनकी इनकी जो बायोग्राफी है वो कौन सी है? तो इनकी बायोग्राफी है द ब्रीथ, क्या बोलेंगे, द ब्रीथ। किसकी? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बायोग्राफी की बात करें, द ब्रीथ ऑफ गोल्ड, द ब्रीथ ऑफ गोल्ड, द ब्रीथ ऑफ गोल्ड, ये किसकी जीवनी है? हरिप्रसाद चौरसिया की जीवनी है। इनकी एक एल्बम आई थी कॉल ऑफ द वैली, क्या कोई बता सकता है कॉल ऑफ द वैली किसके साथ में आई थी? कॉल ऑफ द वैली इनकी एक एल्बम है, हरिप्रसाद चौरसिया जी, और साथ में कौन व्यक्ति थे? तो दूसरे व्यक्ति थे ब्रजभूषण काबरा। तो ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बताइए जरा। ब्रजभूषण काबरा ये क्या बजाते हैं? ब्रजभूषण काबरा ये भैया गिटार से संबंधित हैं। किससे? गिटार से। तो इन दोनों की मिलके एक एल्बम आई थी, एक एल्बम आई थी, और एसएससी बहुत पूछता है, द कॉल ऑफ द वैली। क्या? द कॉल ऑफ द वैली, द कॉल ऑफ द वैली, ये इनकी एक एल्बम थी। क्या थी? एक भैया इनकी एल्बम आई थी, एल्बम आई थी। बांसुरी से मुझे आप कोई 1-2 कलाकारों के नाम बताइए। बांसुरी से, बांसुरी क्या बोलोगे जी? बांसुरी की अगर हम बात करते हैं भैया, बांसुरी की अगर बात करते हैं तो बांसुरी में जो बड़े नाम आते हैं आपका, हरिप्रसाद चौरसिया, चौरसिया फैमिली तो है ही। माला चंद्रशेखर, क्या बोलोगे? माला चंद्रशेखर का नाम आता है, माला चंद्रशेखर बांसुरी के लिए। और एक नाम आता है वी कुंजमणि, वी कुंजमणि। राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, वो तो सब नाम लिखे ही हुए थे ऑप्शन में। एक आएंगे प्रभात शर्मा, क्या बोलोगे? प्रभात शर्मा। राकेश चौरसिया को मत भूलना, क्योंकि उनको ग्रैमी मिला था 2024 में। कब मिला था ग्रैमी, बताइए राकेश चौरसिया को? राकेश चौरसिया, राकेश चौरसिया मन मन में बोला करो भैया, कमेंट सेक्शन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। राकेश चौरसिया, क्या बोलेंगे आपका? राकेश चौरसिया, इनको मिला है ग्रैमी। ग्रैमी किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। क्या बता सकता है कोई ग्रैमी की शुरुआत कब हुई? ग्रैमी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ग्रामोफोन अवार्ड की। एक याद रखना, इनके लिए पद्मश्री में पद्मश्री 2025 किसको मिला बांसुरी के लिए? तो वो व्यक्ति है रणेंद्र भानु मजूमदार। कौन है? रणेंद्र भानु मजूमदार, रणेंद्र भानु मजूमदार। इनको बांसुरी के लिए पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। रुद्र वीणा के लिए बताइए हमें, बांसुरी रुद्र वीणा के लिए कौन व्यक्ति? तो 2 व्यक्ति भैया याद रखते हैं, इन्हीं से एसएससी पूछती है। उस्ताद, 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 सॉरी, उस्ताद सादिक अली खान। क्या बोलोगे? उस्ताद सादिक अली खान, सादिक अली खान। और असद अली खान, क्या बोलोगे? सादिक अली खान और आपका असद अली खान, क्या बोलोगे? अशद अली खान, असद अली खान। ये रुद्र वीणा से संबंधित हैं, रुद्र वीणा से। थाविल से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, थाविल से कौन सबसे चर्चित व्यक्ति हैं? थाविल से, तो थाविल से नाम आता है आर गोविंद राजन का। किसका? आर गोविंद राजन का नाम आता है। और दूसरा नाम आता है आपका, क्या बोलेंगे? पी दलन मूर्ति से। किससे? पी दलन मूर्ति। क्यों फेमस है पी दलन मूर्ति? क्योंकि इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री 2025 इनको मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री, पद्मश्री 2025 इनको प्राप्त हुआ है, पद्मश्री 2025 इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत रचनाओं की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। वर्णम जो होता है ये आमतौर पर कर्नाटक संगीत समारोह के अंत में प्रमुख रागों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्या ये बात सही है? वर्णम एक आपको पता होगा, वर्णन आपका कर्नाटक म्यूजिक में होता है। तो क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर एक शब्द आया, क्या अंत में प्रस्तुत होता है? नहीं, वर्णम से शुरुआत होती है, आरंभ में। वर्णम से शुरुआत होती है आरंभ में। आलापना में बिना लय और ताल के राग का तात्कालिक विस्तार शामिल होता है। एकदम से ठीक है। कथन 2 क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। यानी बिना क्या बोल रहे हैं आपका, बिना लय और ताल के राग का जो विस्तार है वो शामिल होता है कर्नाटक म्यूजिक में। कर्नाटक म्यूजिक आप ये तो जानते होंगे भारत के किस हिस्से में होता है? तो आपको दक्षिण भारत में होता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। अब जो दक्षिण भारत में होता है तो कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? कर्नाटक संगीत के जनक,
क्या बोलोगे? कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? तो कर्नाटक संगीत के जनक हैं पुरंदर दास। क्या बोलोगे? पुरंदर दास आपका कर्नाटक संगीत के जनक है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, कर्नाटक संगीत के जनक हो गए आपका। और क्या पूछेगा आपसे? हाँ, इसमें आपको पता होगा जो त्रिमूर्ति हैं, ठीक है, तीन मूर्ति जो हैं कर्नाटक संगीत के लिए, वो कौन है? पुरुषों में और महिलाओं में, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। तो पुरुषों की बात करते हैं तो त्यागराज हैं, त्यागराज आते हैं, एक नाम तो त्यागराज आता है, त्यागराज आता है, मुथुस्वामी आता है, मुथुस्वामी, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। कौन? श्यामा, श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये आपका पुरुष त्रिमूर्ति हैं। और महिला त्रिमूर्ति में कौन आती हैं? आपका एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, ठीक है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है आपका, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। डी के पट्टमल हैं, डी के पट्टमल, ये महिला हैं, डी के पट्टमल। और एम एल बसंत कुमारी। क्या बोलोगे? एम एल बसंत कुमारी, ये महिलाओं में आती हैं। तो ये हमेशा हमको पता होनी चाहिए, कभी भी इनसे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वाद्य यंत्र बताओ कर्नाटक संगीत में कौन से प्रयोग होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो मृदंगम, वीणा और नादस्वरम। क्या बोलोगे? मृदंगम का प्रयोग होता है, वीणा का प्रयोग होता है और नादस्वरम का प्रयोग होता है। किसका? नादस्वरम का। कर्नाटक संगीत की जो रचनाएं बताइए कौन सी भाषा में होती है, यानी दक्षिण में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप बोलोगे एक तो संस्कृत में, एक तमिल में भैया, और एक तेलुगु में। संस्कृत, तमिल और तेलुगु में। अगर आपसे पूछे कर्नाटक संगीत में जो मूल ताल कितनी बताई गई है, मूल ताल कितनी ताल की बात की गई है यहाँ पर? तो 7 ताल है। कितनी ताल है? मूल ताल इसमें 7 बताई गई हैं। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? ओलंपिक में किस वर्ष पार्टिसिपेट किया? तो ओलंपिक में, सियोल ओलंपिक में भाग लिया था 1988 में। कब? सियोल ओलंपिक में। सियोल कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण, क्या बोलोगे? दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। आप मुझे बताओ पहली जो पहली राष्ट्रीय जो सीनियर तीरंदाजी, पहली राष्ट्रीय सीनियर, क्या बोलोगे? सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी, तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई, वो साथी आपका चैंपियनशिप वो कब हुई थी? तो क्या बोलोगे? वो 1973 में हुई थी, नई दिल्ली में। इसके बाद में ही क्या किया गया था? 2 वर्षों के बाद में भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना हुई थी। भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना, क्या बोलोगे? इंडियन आर्चरी फेडरेशन तीरंदाजी संघ की स्थापना, भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई है साथी आपका 1975 में। क्या बोलोगे? 1975 में। आप मुझे बता सकते हैं पैरालंपिक में पहले तीरंदाज जिनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, अभी आपका पेरिस में ही प्राप्त हुआ था, क्या नाम है उनका? पैरालंपिक में पहले तीरंदाज हैं जिनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। उम्मीद करेंगे एक परफेक्ट आंसर आप लोगों की तरफ से आएगा। बताएंगे, बोलोगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुक्केबाजी और खेल के मैदान। मुक्केबाजी में वह क्षेत्र जहां मुकाबला होता है उसे रिंग कहा जाता है। आप कहेंगे एकदम से। रिंग 2 तरह के होते हैं, एक बड़ा रिंग होता है 6.1 इंटू 6.1 मीटर स्क्वायर का, और जो छोटा रिंग होता है वो कितने का होता है? 4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, मीटर स्क्वायर का। जूडो में मुकाबला एक गोलाकार मुक्केबाजी रिंग के अंदर होता है, जूडो में नहीं, जूडो में अंदर नहीं होता। देखिए जूडो में दरअसल में क्या होता है, जूडो खेला जाता है एक मैट पर, रिंग पर नहीं होता है, और उसको बोलते हैं आपका तातामी। क्या बोलते हैं? जूडो मुकाबले में एक मुक्केबाजी रिंग के अंदर होता है। आप कहोगे नहीं, ये होता है आपका, याद रख लेना, तातामी मैट पर। किस पर होता है? तातामी मैट पर ये आयोजित होता है, तातामी मैट पर आयोजित होता है, ठीक है। अगर हम बॉक्सिंग की बात करते हैं आपसे, जो बॉक्सिंग आपका यूथ बॉक्सिंग ग्रुप होता है, बोलेंगे भी फटाफट से, नहीं उसको बता देंगे दोस्त, 1999 होगा वो। क्या कह रहे हैं सर? फेमा 1999? नहीं दोस्त, फेमा एक्ट 1999 का है, लेकिन उसके लागू होने की तिथि वो तो अगले ही वर्ष हुई, 1 जून 2000। जो आप लिख रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। आप जो कह दोगे मैं वो मान लूंगा, नहीं जो आप लिख रहे हैं वो सही है एकदम से, 1 जून 2000 को वो लागू हुआ, ठीक है। तो कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। यूथ बॉक्सिंग का जो ग्रुप होता है, यूथ बॉक्सिंग के लिए एज कितनी बताई गई है? बताएंगे फटाफट से। यूथ बॉक्सिंग के लिए जो एज है यूथ बॉक्सिंग के लिए, तो क्या बोलेंगे? 17 से 18 वर्ष,
17 से 18 वर्ष होती है। 3 ओलंपिक मुझे बताओ, 3 ओलंपिक छोड़िए, मतलब ये मैं क्या कहना चाह रहा था, 3 ओलंपिक में हमको बताओ कि बॉक्सिंग में अब तक किस किस ने ओलंपिक मेडल हमको दिलाए हैं। बॉक्सिंग में कौन कौन व्यक्ति हैं, बता सकते हैं क्या? बॉक्सिंग में ओलंपिक इंडियन पाने वाले, बॉक्सिंग की क्या हालात है भारत की ओलंपिक की, तो आप कहोगे 3 मेडल हैं हमारे पास में। कितने हैं? 3 मेडल। पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे हमारे विजेंद्र सिंह जी। कौन थे? विजेंद्र सिंह जी थे। कब वो जीता था विजेंद्र सिंह जी ने? जब अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में बीजिंग में, इनका ब्रॉन्ज आया था। ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं हमारे, दूसरे व्यक्ति क्या बोलोगे? मैरी कॉम। मैरी कॉम किस वर्ष में जीती थी? मैरी कॉम लंदन ओलंपिक में जीती थी, जो कि 2012 में था, उनको भी कांस्य पदक मिला। तीसरा लवलीना बोर्गेहेन, ये किस वर्ष में? तो लवलीना बोर्गेहेन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, इनको भी साथी आपका क्या मिला था? कांस्य पदक मिला था, कांस्य। अभी आपको पता होगा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है अभी हाल ही में, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें भारत को कितने पदक मिले हैं बताओ? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2025 हुई है, ये आप सबने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। चैंपियनशिप, इसके साथ ही कितने मेडल मिले हैं? तो याद रख लेना 2025 में इसमें हमारे 4 मेडल आए हैं। कितने आए हैं? 4 मेडल आए हैं, कुल पदक 4 मेडल और 2 गोल्ड आए हैं। तो जो गोल्ड जीतता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे एसएससी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जैसे पहले व्यक्ति कौन है इसमें? तो मीनाक्षी हुड्डा जी ने जीता है। कौन बोलोगे? मीनाक्षी हुड्डा, ये गोल्ड लेके आई हैं। क्या लेके आई हैं? गोल्ड लेके आई हैं, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड 48 केजी वेट कैटेगरी में। किसमें? 48 केजी में। और दूसरे जो गोल्ड लेके आई हैं वो हैं जैस्मीन। जैस्मीन, इनका 57 केजी में आया है गोल्ड। कितने में? 57 केजी में। 57 किलोग्राम में जैस्मीन का, और मीनाक्षी हुड्डा जी को 48 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड मिला है। कल को इन्हीं खिलाड़ियों को हम आपका ओलंपिक में देखेंगे। बहुत अच्छा प्रदर्शन ये देश के लिए करें, यही उम्मीद पूरे देश को रहती है। ये साथी परिसर है कौन सा, कहाँ पर खेला जाता है? जूडो जैसे अभी हमने बताया मैट पर। साइकिलिंग के लिए वेलोड्रम होता है, इसको वेलोड्रम भी बोलते हैं, वेलोड्रम भी बोलते हैं। तो ये आप एक बार देख लेंगे। भारत में राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है मतदाता दिवस? बोलेंगे जी, तो आप कहेंगे मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्या बोलेंगे? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को कब से मनाया जाता है मतदाता दिवस? 2011 से। 2025 में क्या थीम रही इसकी? बोलेंगे जी, 2025 में थीम क्या थी? थीम क्या बोलेंगे? 2025 में थीम थी इसकी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। क्या बोलोगे? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर, वोट जरूर, वोट जरूर डालेंगे हम। क्या बोलोगे? वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है। और दिवस की एक पीडीएफ हम आपको देंगे, उसमें आज आपको दिवस जो है थम्स अप करिए। टेलीग्राम चैनल आपको पता होगा, ऊपर पिन है। इस टेलीग्राम चैनल में आज जब आपको क्लास की पीडीएफ जाएगी, उसमें दिन दिवस आपका ये लग करके जाएंगे। जिन साथियों ने दिन और दिवस को नहीं पढ़ा है वो आपका उसको पढ़ लेंगे। ठीक है बॉस। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये तो युवराज सिंह की है। द रोड अहेड, ये बिल गेट्स की है। अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम की है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है? पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी की किताब है। आप मुझे बताओ कुछ किताबें, जैसे मैं आपसे बोलूं टुवार्ड्स फ्रीडम, ये किसकी किताब है? टुवार्ड्स फ्रीडम, टुवार्ड्स फ्रीडम इस देश के महान कैरेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है, जो आपको जीवन में जवाहरलाल नेहरू जी को जरूर पढ़ना है। विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस देश को किस तरह से बिल्ड किया, ये आपका अध्ययन में शामिल होना चाहिए। तो आपको गर्व होगा इस एक पर्सनैलिटी पर। बोलेंगे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। क्या बोलोगे? माई एक्सपेरिमेंट्स, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी जी की। अच्छा, गांधी जी ने ये जो किताब लिखी है किस भाषा में लिखी थी? चूंकि इसको इंग्लिश में तो उनके जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई जी, उन्होंने लिखा। मैं आपसे कह रहा हूँ इन्होंने किस भाषा में लिखी। तो आप सबका आंसर आएगा ये उम्मीद करेंगे, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, आप सबको बताना है, सबकी तरफ से आना चाहिए। क्या बोलेंगे? आत्मकथा किसने लिखी है? आत्मकथा, आत्मकथा जो पुस्तक है ये साथी राजेंद्र प्रसाद जी की है। किनकी है? राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है आत्मकथा, राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है।
वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये किसने लिखी है? एक वीज़ा के लिए प्रतीक्षा, वेटिंग वेटिंग फॉर ए वीज़ा, क्या बोलोगे? वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये किताब लिखी है आपका, वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये किताब लिखी है आपका, क्या बोलेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस पुस्तक को लिखा है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। आप मुझे बताओ विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे साहब ने लिखी थी। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये बहुत चर्चित किताब है भारत की, तो क्या बोलेंगे? ये मोरारजी देसाई की है भैया। किन की है? मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई की। अगर हम आपसे पूछे चेंजिंग इंडिया किन की किताब है? चेंजिंग इंडिया किन की किताब है? तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी की किताब है। क्या बोलोगे? मनमोहन सिंह जी की किताब है, मनमोहन सिंह जी की। चेंजिंग इंडिया हो गई। एक बताओ माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी बुक है? क्या बोलोगे? माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की। किनकी है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या बोलोगे? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या बोलेंगे? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी है? नेल्सन मंडेला। क्या बोलोगे? नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किनकी है? नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला किस देश के थे बताएंगे एक बार? सबसे पहले फौजी पाठशाला जी ने आंसर दिया है, बहुत शाबाश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? बोलो भाई फटाफट से, आगे आएंगे। सर कल मैंने सीपीओ का क्वेश्चन दिया, पूरा स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया था साथी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? एसएससी। एसएससी तो जानते हो ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के लिए एक्ट कब बना था बोलेंगे? एसएससी के लिए एक्ट बना था 1975 में। तब इसको कहा गया था आपका अधीनस्थ, स्टैब्लिश भी इसको किया गया था 1975 में। तो तब इसको कहा गया था आपका एसएससी को क्या बोले थे बताओ? अधीनस्थ सेवा आयोग, सबॉर्डिनेट सर्विस आपका अधीनस्थ सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, तो इसको बोलते थे, बोलेंगे सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन इसको कहा जाता था। लेकिन फिर इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग कब से कहा जाने लगा? 2 वर्षों के बाद, यानी 1977 से कहा जाने लगा था। ओके। एनटीए जो एग्जाम कराता है, आपने देखा होगा इस देश में, 2017 नीट वगैरह के, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। एनटीए और एसएससी की स्थापना नहीं थी। यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है आपका, क्या बोलेंगे, आपका अनुच्छेद 315। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो ये किस आर्टिकल्स में आता है? आपका आर्टिकल आता है 315 से लेकर के 323 में। क्या बोलोगे? 323 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? क्या बोलोगे? इस्टेब्लिश इसको किया गया है आपका 1926 में। और जो कमीशन इसके लिए था वो आयोग था ली आयोग। क्या बोलेंगे? आयोग था आपका ली आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे यूपीएससी के, वो थे आपके रोज बारकर। कौन थे? रोज बारकर थे। लेकिन एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा, रोज बारकर तो 1926 में देश तो आज़ाद था नहीं, तो इसीलिए आप मुझे बताएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से, सारे लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल। एक हेलन केलर भी हैं, उन्होंने भी साथी आपका लिखा है। हेलन केलर की भी बुक का नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है। एकदम से ठीक कहा है फ्री शॉर्ट्स ने, बहुत शानदार, वेरी गुड। एक दो लेखकों के नाम पर किताब हो सकती है, ठीक है, 2 लेखक हो सकते हैं सेम किताब के, अलग अलग नाम कई बार आपको दिखेंगे। बोलेगी प्रथम अध्यक्ष। अच्छा यहाँ पर मुझे एक बात बताओ आप, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पहले अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 के बाद में स्वतंत्रता के बाद जो पहले अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष वो कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष थे एच के कृपलानी साहब। कौन थे? एच के कृपलानी थे, आज़ाद भारत के बने एच के कृपलानी। अब हम आपसे पूछेंगे, जो यूपीएससी होता है उसको तो आपने जान लिया, ये तो किस में है? आर्टिकल 315 में है। किस में है? आर्टिकल 315 में। तो आप हमें बताओ आर्टिकल 316 में क्या है फिर? आर्टिकल 316 में क्या बताया गया है? तो कार्यकाल बताया गया है। जो सदस्य होंगे ना यूपीएससी और एसपीएससी के, यूपीएससी
प्लस एसपीएससी, उनका कार्यकाल बताया गया। इनकी रिपोर्ट किस आर्टिकल में है, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 320 में क्या है, इनके कार्य बताए गए हैं, और आर्टिकल 323 में इनकी रिपोर्ट बताई गई है। यूपीएससी किसको रिपोर्ट देगा, तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। किसको, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनके रिटायरमेंट की एज क्या है, या तो 6 वर्ष हो जाएं या फिर आपका 65 वर्ष। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में ये क्या है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसको हम बोलते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जैसे कि कैट हो गया, मुख्य रूप से जो कैट है वो किन मामलों की सुनवाई करता है। कैट क्या आपराधिक मामलों, इसके लिए तो कोर्ट होता है। क्या होता है, कोर्ट होता है। नागरिक मामलों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विभाग, आपका रिक्रूटमेंट का कोई विवाद हो गया, ज्वाइनिंग का कोई विवाद हो गया, ये सब जाते हैं कैट में। कहाँ पर, कैट में जाते हैं। इसीलिए कैट को बोला जाता है अर्ध न्यायिक निकाय। क्या बोलेंगे, अर्ध न्यायिक निकाय उसको कहा जाता है। अर्ध न्यायिक निकाय उसको कहा जाता है। इसके लिए जो सिफारिशें की थी वो की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। सिफारिशें किसने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति से इसका संबंध है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद है जो मौलिक कर्तव्यों के लिए थी, बताओ किस वर्ष में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी ये किस वर्ष की है, तो आप कहेंगे 1976 में ये रिकमेंड करती है कैट के लिए। और इसके बाद में एक्ट आता है कैट के लिए। एक्ट जो आया वो एक्ट आया 1985 में, और इसी वर्ष में इसको स्थापित कर दिया गया। यही इसका स्थापना वर्ष भी है। मुझे बताएं किस आर्टिकल में कैट को रखा गया है, कैट को किस आर्टिकल में रखा गया है। तो जो कैट आता है आपका वो आता है आर्टिकल 323 ए में। किस में आता है, आर्टिकल 323 ए में किसको, कैट को बताया गया है। किसको, कैट को बताया गया है। कैट को लोभ को सेवकों संबंधित नहीं। पर्यावरण संबंधी मामलों को कौन देखता है, एनजीटी देखता है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एनजीटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताएंगे जी। पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एनजीटी होता है। क्या होता है, एनजीटी होता है, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको बोलते हैं हम। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसको कहा जाता है, प्राधिकरण। ठीक है, ये क्या, इसके लिए एक्ट आया था 2010 में। क्या आया था, एक्ट आया था 2010 में। इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को। क्या बोलेंगे, 18 अक्टूबर 2010 को। हेडक्वार्टर कहाँ है एनजीटी का, ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका साथी, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, पहले बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त देश में एक होते हैं, और अन्य चुनाव आयुक्त, बोलेंगे भाई फटाफट से, अन्य चुनाव आयुक्त कितने होंगे, बोलो भाई फटाफट से। सारे लोगों का आंसर आए, सारे लोगों का आंसर आए, फटाफट से बताएंगे भैया, एकदम से आंसर करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त ये एक होते हैं, और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो 2 होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष तक बने रहेंगे, और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक बने रहेंगे। ठीक है, इनका वेतन होता 2,80,000 रुपये। अन्य का आप बताएंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और कौन से नंबर के हैं, बताएंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को आप क्या रेटिंग देना चाहोगे, मैं ये जानना चाहता हूँ एक बार। मुख्य चुनाव आयुक्त को, आज के वर्तमान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, बोलेंगे भाई, बोलेंगे भैया 316 में आपका नियुक्ति को बताया गया है ना। हाँ जी, नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल, ये तीनों चीज़ें 316 में बताई गई हैं। उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये सब 316 में बताया गया है। तो इनको रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 10, 10 में से रेटिंग दीजिए। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको क्या बोलेंगे, आपका कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपका 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आप मुझे बताना पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपका, सुकुमार सेन। ये भी देखें, भारत की जनता सुकुमार सेन, हम किस बात की रेटिंग मांग रहे हैं, ये बात जानती भी है कि नहीं जानती है। रेटिंग की बात कर रहे हैं तो अरे यार ये क्या है, -10 रेटिंग दे रहे हैं आप, 0 रेटिंग दे रहे हो, 2 रेटिंग दे रहे हो, ये सब क्यों, आप ऐसी रेटिंग क्यों दे रहे हैं। हमने तो सिर्फ पूछा है एक नाम लिख करके। प्रश्न है आपका जीएस का, करंट अफेयर्स का। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि देश जानता है,
फिर सही है। क्या बोलेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुकुमार थे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो चुनाव आयोग ये आता है आपका आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच में, 324 से 329 के बीच में। आर्टिकल 324 में क्या बोलोगे? इलेक्शन कमीशन को बताया गया है आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 326 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 326 क्या बोलेंगे आपका? ये वयस्क मताधिकार को बताता है। क्या बोलेंगे? वयस्क मताधिकार को, वयस्क मताधिकार को बताता है। वयस्क मताधिकार यानी कि 61वां जो संविधान संशोधन हुआ 1989 में, जिसमें उम्र सीमा क्या बोलोगे? उम्र सीमा, ये आपका उम्र सीमा कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष वोट डालने की। एक आर्टिकल 329 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है? 329 कहता है चुनावी मामलों में, चुनावी मामलों में, चुनावी मामलों में, चुनावी मामलों में, चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं, न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या बोलेंगे? चुनावी मामलों में कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ निर्वाचन आयोग जो गठित हुआ था ये किस वर्ष को हुआ था? और ये 3 सदस्यीय एक निकाय है, तो किस वर्ष से है ये आपको बताना है। तो क्या बोलेंगे? जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये गठित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे? 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है चुनाव आयोग का। अगर आपसे पूछे हम चुनाव आयोग को जो 3 सदस्यीय निकाय बना, 3 सदस्यीय निकाय बना, इसमें 3 सदस्य होते हैं, तो ये बना 1993 से। क्या? 1993 से ये 3 सदस्यीय निकाय बना है। कब से? 1993 से। एकमात्र महिला ऐसी रही हैं जो चुनाव आयोग की अध्यक्ष रही हैं। कौन? चुनाव आयोग यानी मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। एकमात्र महिला कौन रही हैं इसमें बताओ? एकमात्र महिला जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रही हो यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हो, तो कौन रही हैं? वी.एस. रमा देवी रही हैं। कौन रही हैं? वी.एस. रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त एकमात्र ये रही हैं, एकमात्र रही हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो कब घोषणा पत्र नहीं आ सकता है आपका? 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे, क्योंकि चुनाव प्रचार यहाँ पर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आपको पता होगा चुनावों के समय पर आचार संहिता लागू होती है, उसको क्या कहते हैं हम? आदर्श चुनाव आचार संहिता। आदर्श चुनाव आचार संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होती है। और आदर्श चुनाव आचार, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता, इसको बोलते हैं हम क्या? मॉडल, क्या बोलेंगे? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहा जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चुनाव आयोग की तारीख, चुनाव की तारीख शुरू होने से पहले, चुनाव की तारीख शुरू होने के बाद में, या चुनाव की तारीख आपका घोषित होते ही। तो क्या बोलोगे? जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएंगे उसी दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आपका आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। तो ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया था ये आप मुझे बताएंगे। ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो ईवीएम का जो प्रयोग हुआ है पहली बार वो हुआ 1982 में। कहाँ पर? 1982 में। और कहाँ पर हुआ था? परवूर विधानसभा में हुआ। परवूर विधानसभा जो कि कहाँ की है आपकी? केरला की है। कहाँ की है? केरला की है परवूर विधानसभा। अगर हम पूछे नोटा का पहली बार प्रयोग कब हुआ? नोटा का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया हुआ, नोटा का फुल फॉर्म बताओ पहली बात तो नोटा का जो फर्स्ट टाइम प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपका 2013 में। वीवीपैट की बात करें, वीवीपैट का जो फर्स्ट टाइम प्रयोग हुआ है वो हुआ है 2013 में। ठीक है, वीवीपैट का प्रयोग हुआ था नोकसेन में। कहाँ पर? नोकसेन जो आपका नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में। तो क्या बोलते हैं इसको? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइएबल ये पूछे जाते, ईवीएम का पूरा नाम पूछ लेगा, नोटा पूछ लेगा आपसे, फुल नेम नन ऑफ द अबोव। ये क्या? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, पेपर ऑडिट ट्रायल होता है वीवीपैट। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? कितने राजनीतिक दल हैं हमारे देश में? आप कहोगे भैया ऐसे समझो हजारों,
तो हजारों जब राजनीतिक दल हो जाएं तो उसको बोलते बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम। द्विदलीय नहीं होता, जैसे यूएसए में वहां पर आप देखते हो कि चुनाव होते हो सिर्फ दो पार्टियां हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, दो पार्टी होती हैं। एक दल भी होते हैं, हाँ एक दल भी हैं, जैसे कि आपका जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। जापान है आपका, फ्रांस है, यहाँ पर एक दलीय है। बहुदलीय में बहुत सारे हैं, बहुदलीय में नहीं, जापान में भी बहुदलीय होगी ना। एक दलीय का उदाहरण सबसे अच्छा चीन होगा, जापान नहीं, ठीक है, क्योंकि जापान में तो चीन 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 जो मैंने बोला वो सबसे अच्छा उदाहरण, चीन हो गया, रूस हो गया, यूगोस्लोवाकिया हो गया। बहुदलीय में भारत सबसे अच्छा उदाहरण है, भारत हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे देश में। वोट शेयर का नियम आपको पता होना चाहिए, कि आप बोलेंगे सीट का नियम आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है ये आपको पता होना चाहिए, जो दल हमारे यहाँ पर है उन सब के चुनाव चिन्ह आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या बोलोगे? जो दल हैं कब उनकी स्थापना हुई और उनके चुनाव चिन्ह आपके सामने रखे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? बोलेंगे जी फटाफट से, बोलेंगे भाई। भैया एक बार निर्वाचन आयोग का देखिए, निर्वाचन आयोग की डेट हम शायद गलत लिख चुके हैं। क्या हो गया है निर्वाचन आयोग में? चुनाव, सॉरी 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 सॉरी, देखिए 26 तारीख को तो साथी आपका वो सुप्रीम कोर्ट है, 26 जनवरी 1950 को, और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई थी, वो मुझे लिंक कर गया। 25 जनवरी जिस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है उसी दिन तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। रियली सॉरी, हो जाता है ऐसा, ठीक है, हम आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं ऐसे अपने कृत्यों के लिए, कि भैया हमारे ऐसे कृत्य के लिए हमें माफ़ किया जाए। बोलेंगे एकदम से ठीक बताया, क्रेजी यूट्यूबर, तुम्हारा नाम ही सिर्फ क्रेजी है, लेकिन तुम आदमी बड़े ज़बरदस्त हो और तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली अधिवेशन 1885 में, तो आज कांग्रेस को आप पढ़ेंगे तो पहला अधिवेशन बताओ, तो क्या बोलते हैं? बकमई बोलते हैं। 1885, 1886, 1887, 1888, तो ये शुरुआत के हम कहते हैं, ये चारों तो आपको पता ही होने चाहिए। तो क्या बोलते हैं? बकमई। क्या बोलेंगे? बकमई, यानी कि ये बम्बई में हुआ। पहला कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। ये कलकत्ता में हुआ दूसरा अधिवेशन। इनके अध्यक्ष आप मुझे बताएं, ऐसे लिख के बताओ, पहले का ये, दूसरे का ये। तीसरा आपका हुआ साथी, आपका क्या बोलेंगे? आपका मद्रास में हुआ, मद्रास में हुआ, और चौथा जो हुआ वो आपका इलाहाबाद में हुआ। बकमई याद रखिए, बकमई, ठीक है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। पहले के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे में आपका अध्यक्ष बनाए गए थे जो पहले पारसी व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, ठीक है। तीसरे में मद्रास में आपका बदरुद्दीन तैयब जी को, पहले मुस्लिम व्यक्ति थे, बदरुद्दीन पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए, बदरुद्दीन तैयब जी महान क्रांतिकारी थे इस देश के। 1888 इलाहाबाद में, इलाहाबाद में कौन बने? पहले अंग्रेज, जिसका नाम था जॉर्ज यूल। क्या बोलोगे? जॉर्ज यूल। पहले में कितने सदस्य आए थे? 72 सदस्य आए। दूसरे में कितने सदस्य आए थे? आपका 434 सदस्य आए थे। तीसरे में अगर बात करें आपका कितने सदस्य आए थे आपके तीसरे में, तो वहाँ पर आए थे 607 सदस्य, 607 सदस्य। चौथे में आपका 1248 सदस्य आए थे, ये हमको पता होना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना आज आप पढ़ लेंगे, तो पूछ रहे हैं 1885 में कहाँ पर हुआ भैया? बम्बई में हुआ। अरे ये टारगेट्स पढ़ते हो ना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये टारगेट्स पढ़ने चाहिए, कि आज हम कांग्रेस को पढ़ेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चार ही हो गए आपका। सबसे इम्पोर्टेंट आपका, देखिए जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में। लेकिन एकीकरण कब हुआ था? 1916 में, 1916 में हुआ था। 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, और 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू जी। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कब पारित हुआ था? कलकत्ता 1920 में, ये हमको पता होनी चाहिए। 1922 जब कांग्रेस में फिर से एक फूट पड़ी थी, और स्वराज पार्टी आपका और बहुत सारे छात्रों के दल एचआरए ये सब अलग हो गए थे बाद में आकर के। ओके, ये हमको पता होने चाहिए। आगे आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए 1917 में आपका कौन बनी थी? हमने अभी बताया आपको, एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट तो आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट तो आयरलैंड की थी, ठीक है। और 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी, 1925 में, ठीक है। तो ये प्रथम भारतीय हैं।
अच्छा 1917 में कितने जोड़ते थे हम, 8, और फिर 8 जोड़े तो 1925 आ जाएगा। यहाँ तो सरोजनी नायडू हो गई, फिर 8 जोड़िए, 1933 में तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्त बनी थी। नलिनी सेन गुप्त बनी थी, नलिनी सेन गुप्त बनी थी। आज़ादी के बाद में मुझे बताओ, स्वतंत्रता के बाद में जो पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, वो कौन थी? स्वतंत्रता के बाद बताओ, स्वतंत्रता के बाद में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहली महिला अध्यक्ष जो बनी वो कौन थी कांग्रेस की? पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहली पहली महिला अध्यक्ष बनी थी आपका 1959 में इंदिरा गांधी जी। क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी जी बनी थी, इंदिरा गांधी जी। अच्छा हम आपसे पूछे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे 35 वर्ष की उम्र में, कौन साहब बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या बोलोगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विजयलक्ष्मी पंडित जी को जानते हो आप? ऑप्शन ए में लिखे हुए हैं, नेहरू जी की बहन हैं। और ये विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं साथी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये यूएन महासभा में अध्यक्ष रही थी, यूएन महासभा की अध्यक्ष रही थी, यूएन महासभा की ये आपका अध्यक्षा रही हैं यूएन महासभा में, ठीक है। और पहली महिला भी और एकमात्र भारतीय हैं आज तक की, पहली महिला भी थी ये, पहली महिला और एकमात्र भारतीय। क्या बोलोगे? एकमात्र भारतीय, यानी दूसरे भारतीयों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। सरोजनी नायडू जी की अगर हम बात करें आपसे, जो सरोजनी नायडू हैं, इनकी अगर बात करें तो क्या बोलोगे? ये आपका पहली महिला राज्यपाल हैं। क्या बोलोगे? पहली महिला राज्यपाल। किस प्रदेश की रही थी ये राज्यपाल? तो पहली महिला राज्यपाल ये रही थी आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की। इनकी किताब बहुत पूछी जाती है, द ब्रोकन, क्या बोलोगे? द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग, ये किसकी किताब है? इन्हीं की किताब है। द गोल्डन थ्री सोल्ड किसकी बुक है? द गोल्डन थ्री सोल्ड, ये किसकी बुक है? तो ये इन्हीं की किताब है, द गोल्डन थ्री सोल्ड। क्या बोलेंगे? द गोल्डन थ्री सोल्ड। सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुझे बताएं फटाफट से, किस स्टेट में, ये आपको बताना है। क्या बोलेंगे? त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे? आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे, बोलेंगे भी फटाफट से, सारे लोगों का आंसर आए। लाल बहादुर शास्त्री जी, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर एस राधा कृष्णन थे? तो क्या बोलेंगे? इन गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे बी पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पर हमको साथी दोनों आपका पता होना चाहिए, 1938 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और 1939, क्योंकि दोनों में ही कौन बने थे? 1938 का हुआ था हरिपुरा गुजरात में, कहा बोले? हरिपुरा गुजरात में। और ये हुआ था आपका त्रिपुरी, यानी कि मध्य प्रदेश में। इसी को कांग्रेस का त्रिपुरी संकट बोलते हैं। इन दोनों में ही अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दोनों में जो अध्यक्ष चुने गए थे, पहले तो सर्वसम्मति से चुने गए थे, लेकिन दूसरी बार चुनाव कराने पड़ गए थे। और दूसरी बार के चुनाव में आपको पता होना चाहिए, गांधी जी बी पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट मिले और बी पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले थे। जीत हुई आपका किनकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। लेकिन कहते हैं कांग्रेस के बहुत सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी की कार्यशैली से वो प्रसन्न नहीं थे, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो कांग्रेस को छोड़ दिया, तो बाद में अध्यक्ष कौन बने इनके बाद में? ठीक है, बाद में अध्यक्ष कौन बने आपका 1939 में? भाई सुभाष चंद्र बोस जी तो छोड़ गए, 1939 में कौन बने? 1939 में ये आपको बताना है, तो आपका होगा राजेंद्र प्रसाद जी बने थे भैया। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस जी ने, क्या बोलोगे? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक, बाद में अंग्रेज सरकार इन पर निगरानी रखने लगी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगर आप सरकार के पक्ष में रहोगे तो ठीक है, और अगर आप सरकार के, हालांकि सरकार में विपक्ष में जाने के लिए दम चाहिए, लेकिन सरकार के विपक्ष में जब आप जाते हैं तो सरकार आप पर वॉच रखने लगती है, आपको तरह तरह से प्रताड़ित करने लगती है। सरकार ये चाहती है कि आप उसी की भावनाओं के जैसा सोचें जैसा सरकार चाहती है। वो आपकी इंडिविजुअलिटी को छीनना चाहती है, वो आपसे चाहती है कि आप अपने व्यक्तिगत सोच को ना रखें। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी का भी दमन करने का प्रयास किया गया।
तो सुभाष चंद्र बोस जी मुझे बताओ किस भेष में यहाँ देश से गायब हुए थे, वो कौन सा भेष था जो उन्होंने धारण किया था, ये आपसे प्रश्न है मेरा। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से, वो कौन सा प्रश्न है आपका। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, तो आप कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, बोलेंगे भाई फटाफट से। सारे लोग आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर बताओगे। कितने साथियों को दिखाओ भैया। बहुत सही भैया, बी पट्टा बी सीतारमैया 203 वोटों के अंतर से हारे थे। वेरी गुड वेरी गुड। स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी वो हुई थी 7 अगस्त 1905 को। क्या बोलोगे, 7 कहाँ से हुई थी बताओ जी। कलकत्ता के टाउन हॉल से। क्या बोलेंगे, कलकत्ता, कलकत्ता के, कलकत्ता के टाउन हॉल से। क्या बोलोगे, टाउन हॉल से। क्या बोलोगे, कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है। और ये जो प्रस्ताव रखा था स्वदेशी आंदोलन, किसके वजह से रखा गया था, तो जो प्रस्ताव रखा, ये रखा कृष्ण कुमार मित्र ने, के मित्र ने, के मित्र ने। और आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, नेतृत्व किया था आपका एस एन बनर्जी साहब ने और आपका आनंद मोहन बोस जी ने। एस एन बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस जी ने। क्या बोलोगे, आनंद मोहन बोस जी ने इसका क्या किया था, आपका नेतृत्व किया था। आप मुझे बताओ बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में था। ठीक है, बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें, जो बंगाल पार्टीशन था, क्या बोलेंगे, बंगाल विभाजन 1905 में। क्या बोलोगे, 1905 में, 1905 में हुआ था। इस देश में बहुत विभाजन हुए हैं और आपका विभाजन हो रहे हैं, और देखना आप मतलब किसी ना किसी तरीके से विभाजन होता रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीमाओं के आधार पर ही विभाजन हो। सिर्फ आपका लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है, लोगों को जाति के आधार पर विभाजित किया जाता है, और वो वर्ग और नस्लें उनकी पैदा कर दी जाती हैं ताकि आपस में उनको संघर्षरत किया जा सके, उनको आपस में संघर्ष कराने की स्थिति में लाया जा सके। तो बंगाल विभाजन, इसकी घोषणा कब हुई थी, सब लोगों का आंसर आए। तो इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, मतलब अखबारों में आ गया था ये 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई को इसको क्या बोलेंगे, वैसे घोषित कर दिया गया था, लेकिन अखबारों में पब्लिश हुआ था ये 20 जुलाई को। अच्छा, लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसके लागू ना हो ये, इसके लिए बीच में ही यानी जुलाई के बाद में कितने, अगस्त में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर 16 अक्टूबर को जब ये लागू हो गया, तब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। मुझे बताओ बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है, वो है करजन जिम्मेदार। करजन कौन जिम्मेदार है, करजन। तो करजन कब से कब तक था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1898 से 1905 तक था। करजन के टाइम की कई चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि जिनमें पहली चीज़ आती है, करजन के टाइम पर पुलिस आयोग बना था 1902 में। क्या बोलोगे, पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, आपको पता होगा पुलिस आयोग 1902 में बना था। दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। कुल कितने दिल्ली दरबार लगे हैं, 3 दिल्ली दरबार। तो दूसरा दिल्ली दरबार जो था वो 1903 में किसके समय पर लगा था, वो करजन के ही टाइम पर लगा था। जो प्राचीन स्मारक थे उनकी सुरक्षा के लिए कानून किसके समय पर आया था, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स थे उनकी सिक्योर, प्राचीन स्मारक सुरक्षा के लिए जो कानून आया था 1904 में, वो इसी के समय पर आया था, करजन के टाइम पर आया था, करजन के टाइम पर। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। 1 मिनट देंगे, सॉरी। रियली सॉरी, एक बार फिर से आएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, बोलेंगे भाई फटाफट से, सारे लोगों का आंसर आए। भैया एक बार देख लीजिए, कब से कह रहे हैं पढ़ नहीं रहे। कांग्रेस अधिवेशन वाला 1894 में नागपुर होगा, मुझे लगता है, नहीं गलत है। 1894 मद्रास में अल्फ्रेड वेब दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे उस समय पर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, ये बोलो भाई फटाफट से। ये देख लिया करो यार, तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बार बार। अगर मान के चलो, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, अगर कभी मुझसे इस तरह की मिस्टेक हो या कुछ प्रिंटेड मिस्टेक हो, तो ये हम सबका धर्म भी बनता है कि अगर हमको लग रहा है कि डाउट है तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। बोलेंगे जी,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं जी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? क्या बोलेंगे जी? ढाका शहर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका शहर में हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को। कौन संस्थापक है मुस्लिम लीग के? संस्थापक कौन थे, नाम बताएंगे? तो जो फाउंडर है मुस्लिम लीग के, उनका नाम है सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान कहाँ के नवाब थे? सलीमुल्लाह खान ये आपका ढाका के नवाब थे। कहाँ का? ढाका के नवाब। ढाका के नवाब थे, ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन हुए मुस्लिम लीग के? पहले अध्यक्ष, जो मुस्लिम लीग के पहले पहले अध्यक्ष हुए वो हैं आपका मुश्ताक हुसैन। क्या बोलोगे? मुश्ताक हुसैन। क्या बोलोगे? मुश्ताक हुसैन। लंदन में एक इसकी शाखा खुली थी, लंदन में इसकी जो आपका ब्रांच थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? उसके अध्यक्ष थे सैयद अमीर अली। कौन बोलोगे? सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो इसी का बाद में रूपांतरण होकर के क्या बना, जो पाकिस्तान शब्द जन्मा। तो पाकिस्तान जो शब्द को जन्म दिया वो किसने दिया? पाक शब्द को जन्म, पाक शब्द को जो जन्म दिया वो किसने दिया था? कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला चौधरी रहमत अली था। कौन था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। और मुस्लिम लीग द्वारा जो 3 दिवस हैं, बहुत चर्चित दिवस हैं, मुस्लिम लीग द्वारा उन तीनों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो दिवस मनाए गए 3 दिवस कौन कौन से हैं? जैसे पहला दिवस था मुक्ति दिवस। कब मनाया गया? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस मनाया गया आपका साथी, मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। कब? 1939 को। दूसरा आपसे पूछेगा पाक दिवस कब मनाया गया? तो पाक दिवस मनाया गया आपका 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को। डी आपका डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हम बोलते हैं डीएडी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये कब मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसमें इन्होंने दंगे फैलाए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या बोलोगे? ये डायरेक्ट एक्शन डे था जो 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था। 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। डीएडी, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1986 बोलेंगे भी फटाफट से। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? जांजीबार है हिंद महासागर का। सेसिल से मेडागास्कर होगा। क्या होगा? मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप होगा। ये कहाँ पर है? ये साथी आपका जो अफ्रीका है उसके पूर्वी तट पर है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर आइलैंड कंट्री है, ये एक द्वीपीय देश है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताओ? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, बिगेस्ट आइलैंड, ये कौन सा होगा? सबसे बड़ा द्वीप जो होगा वो साथी आपका ग्रीनलैंड है। किस महासागर में है ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? तो क्या बोलोगे? आर्कटिक महासागर में। राजधानी बताओ ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे भैया? इसकी जो कैपिटल है वो नूक है। क्या बोलेंगे? नूक। और ये यहीं इसी एक आइलैंड पर आपका क्या है? एक नगर है, एक सिटी पड़ती है वहां पर, ठीक है। ग्रीनलैंड किसके अधिकार में है? तो याद रख लेना, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। किस देश का? इस पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क की राजधानी बताओ। इस पर डेनमार्क का राइट है, डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, कोई बात। अच्छा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछा था, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप आता है आपका, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का बताओ। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है आपका होन्सू। क्या बोलोगे? होन्सू। तो कई बार आइलैंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा एल्यूशियन कहाँ पर है द्वीप? एल्यूशियन, एल्यूशियन जो आइलैंड है, जो द्वीप है, ये कहाँ पर है? एल्यूशियन द्वीप है आपका यूएसए में। क्या बोलोगे? यूएसए में स्थित है। सांता क्रूज बताओ। सांता क्रूज आइलैंड, ये तो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। कहाँ पर है आपका? तो ये स्पेन में है, स्पेन में। न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है? न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है? न्यू फाउंडलैंड, तो न्यू फाउंडलैंड ये साथी आपका कनाडा में है, कनाडा में है। नॉर्थ आइलैंड, क्या बोलोगे? नॉर्थ आइलैंड कहाँ पर है? नॉर्थ आइलैंड ये कहाँ पर है साथी आपका? तो बोलेंगे न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में है, ठीक है। बियर पूछे आपसे, वो कहाँ पर है? वो नॉर्वे में है। कहाँ पर है? नॉर्वे में है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या टुगेला प्रपात है? टुगेला फॉल्स है? आप कहोगे नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम है एंजिल। क्या नाम है?
एंजिल जलप्रपात है आपका, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है यूएसए की, हाँ जी एकदम सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य, जहां पर नेविगेबल यानी कि नावगम्य झील टिटिकाका झील है, हाँ जी। टिटिकाका झील कहां पर है आपका, बोलेंगे पेरू और बेलूविया में। पेरू और बोलीविया, बोलीविया की राजधानी क्या है, अभी क्या हो गई थी चेंज होके, बोलेंगे अभी फटाफट से, सुक्रे। कभी कभी लापाज भी उसको बोला जाता है, लापाज भी पहले थी। पेरू की राजधानी लीमा है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका है, और टांगानिका झील जो है साथी याद रख लेना, ये सबसे लंबी झील भी है। अगर लॉन्गेस्ट पूछे ना, सबसे लंबी झील यही है। और ये कहाँ पर स्थित है टांगानिका, तो आपको पता होना चाहिए, ये तंजानिया और कांगो में स्थित है। तंजानिया और कांगो में इसकी स्थिति है। तंजानिया और कांगो में किसकी, आपका टांगानिका की। बाकी तो सब सही है, हाँ जी। आप मुझे बताओ इसमें, जैसे कि हम यहाँ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सबसे गहरी झील कौन सी है, ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी, बैकाल झील। और बैकाल जो लेक है साथी आपका, ये कहाँ पर है, बैकाल आपका रूस की झील है। कहाँ की है, रूस की झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी, अगर ये पूछे सबसे बड़ी झील जो कि खारे पानी की है, सबसे बड़ी झील वो साथी आपका वो है कैस्पियन। और ये वैसे भी बड़ी है, ठीक है, खारा भी ना लिखे तो सबसे बड़ी झील पूछे तो बोलेंगे कैस्पियन सागर। कितने देशों से इसकी सीमा लगती है, तो 5 देशों से। 5 देश बता सकते हैं, 5 देशों से ये बॉर्डर साझा करती है कैस्पियन। कौन से 5 देश होंगे भैया, आपका रूस है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, क्या बोलोगे, अजरबैजान है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है आपका, तुर्कमेनिस्तान है आपका। और साथ ही याद रख लेना आपका ईरान है, क्या बोलोगे, ईरान। मुझे बताओ झीलों का देश किसको कहा जाता है फटाफट से, तो आप कहेंगे फिनलैंड को। 1000 झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। झीलों का अध्ययन जो होता है साथी आपका, झीलों का अध्ययन वो आपका होता है किसमें, लिम्नोलॉजी में। किसमें, लिम्नोलॉजी में। अच्छा, एक हम आपको बताते थे, जो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके लोगों पर एक झील का चित्र है, वो झील कौन सी है, स्टेट बैंक के लोगों पर कौन सी झील है। ये आंसर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे आप नायक बैच के स्टूडेंट रहे हैं, यानी कि आपने नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट को किया हुआ है, मजा आ जाएगा मतलब। मृत घाटी जानी जाती है, घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए, एक्सट्रीम हीट, इसीलिए उसको बोलते हैं डेथ वैली, डेथ वैली, ठीक है। डेथ वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है, क्या बोलोगे। ये जो मृत घाटी है ये कहाँ पर है, ये भैया कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यानी कि ये आपका यूएसए में स्थित है। यूएसए में सर्वाधिक तापमान है इसका, इस वजह से कहते हैं। इंडिया की भी बहुत सारी, बोलेंगे भी फटाफट से, इंडिया की बहुत सारी, इंडिया की बहुत सारी, क्या बोलेंगे, कैलिफोर्निया यूएसए में इंडिया की बहुत सारी, क्या बोलेंगे, अरकू घाटी, क्या बोलोगे, अरकू घाटी, अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में, क्या बोलोगे, अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। बोले जी दूसरा, ये है बंगुस घाटी, बंगुस घाटी, बंगुस घाटी आपका, बंगुस घाटी वो जम्मू एंड कश्मीर में। बराक घाटी बताओ सारे लोग, बराक घाटी, क्या बोलेंगे, बराक घाटी कहाँ पर स्थित है, तो बराक घाटी है आपका असम में, असम में। बसपा घाटी कहाँ पर है, क्या बोलोगे, बसपा घाटी ये कहाँ पर है साथी आपका, ये हिमाचल प्रदेश में। दिबांग बताइए, दिबांग घाटी कहाँ पर है, दिबांग घाटी ये साथी आपका अरुणाचल में है, कहाँ पर है, अरुणाचल में है आपका दिबांग, दिबांग घाटी कहाँ पर, अरुणाचल में। आप मुझे बताओ स्पीति घाटी कहाँ पर है, स्पीति घाटी, स्पीति घाटी ये आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। नुब्रा, नुब्रा आपका लद्दाख में, क्या बोलोगे, लद्दाख में, नुब्रा आपका लद्दाख में। जास्कर की बात करेंगे, जास्कर की लद्दाख में, लद्दाख में, जास्कर की लद्दाख में, क्या बोलोगे, जास्कर घाटी जो है वो हमारा लद्दाख में स्थित है। कांकरिया, मीना सराटिया ने बताया है सबसे पहले इस आंसर को, कि जो एसबीआई का लोगो है उस पर कांकरिया झील है, कांकरिया। कई साथियों ने और भी बताया, पुष्पेंद्र प्रजापति जी ने बताया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ, ये शिवम सिंह जी ने बताया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है।
क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 18 किलोमीटर तक होता है। फिर आता है समताप मंडल, जहाँ तापमान समान होता है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं कहाँ पर हैं? वो समताप मंडल में है। अयन मंडल की बात करेंगे, ये 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। मध्य मंडल की बात करेंगे, आपका ये होता है 50 से 80 तक। कहाँ तक होता है? 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। इसमें क्या ध्रुव ज्योति जलती है? तो आप कहेंगे नहीं, ये ध्रुव ज्योति नहीं जलती है, ध्रुवों की ज्योति नहीं, उल्का पिंडों का जलना होता है, उल्का पिंडों का जलना। तो 1, 2 और 3 ये सही हो जाएंगे। वायुमंडल का जो अध्ययन किया जाता है, आपको याद होगा जो 5वीं परत है उसमें वायुमंडल होती है, जो 640 किलोमीटर से ऊपर होता है। और जो मंडलों का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये मेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? मेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवनें हैं और किस देश में चलती हैं? सांता आना पवनें कैलिफोर्निया यूएसए में चलती हैं, हबूब हवाएं सूडान में, यामो जापान में, और मिस्ट्रल आपका ऑस्ट्रेलिया में। एकदम से गलत है, ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं ब्रिक फिल्डर हवाएं, और मिस्ट्रल चलती हैं आपका फ्रांस और स्पेन में। कहाँ पर? फ्रांस और स्पेन में मिस्ट्रल हवाएं चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली जो हवाएं हैं उनको बोलते हैं ब्रेक फिल्डर। क्या बोलोगे? ब्रेक फिल्डर। ऑस्ट्रेलिया की टीम में फिल्डर अच्छे होते थे, ऐसे याद रख लेते थे इसको, ठीक है। आप मुझे बताओ चिनूक हवाएं कहाँ पर चलती हैं, जहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर को भी लिया गया है उसी नाम को। तो चिनूक यूएसए में चलती है, यूएसए में। ब्रेक फिल्डर हम आपको बता चुके, ऑस्ट्रेलिया की हैं। क्या बोलोगे? ब्रेक फिल्डर तो ऑस्ट्रेलिया में होगी। नार्विस्टर बताओ, नार्विस्टर हवाएं। तो नार्वेस्टर हवाएं चलती है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में चलती हैं आपका नार्वेस्टर हवाएं, नार्वेस्टर। आप मुझे बताओ ब्लैक रोलर हवाएं कहाँ पर चलती हैं? ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर हवाएं कहाँ पर चलती हैं? ब्लैक रोलर, तो ब्लैक रोलर हवाएं चलती हैं आपका नॉर्दर्न अमेरिका में। कहाँ पर? नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में चलती हैं ब्लैक रोलर हवाएं। बोरा, बोरा जो साथी आपका, बोरा चलती है इटली में, ईंट भर ली कुछ में बोरे में, ठीक है, बोरा इटली। ब्लिजर्ड बताओ, ब्लिजर्ड है आपका कनाडा की। कहाँ की हैं? कनाडा की हवाएं हैं। खमसिन हवाएं बताओ, खमसिन क्या बोलोगे? खमसिन ये मिस्र में चलने वाली हवाएं हैं। कहाँ पर? मिस्र में ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। लू बताओ, लू तो गर्म हवाएं हैं और ये एशिया में चलती हैं। बेसिकली अगर बोले इंडिया और पाकिस्तान में कितने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा देती हैं? अंदाज़ा लगाइए। गर्मियों में जो टेम्परेचर पहुंच जाता है वो लगभग औसतन कितने डिग्री तक ये पहुंचा देती हैं, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेफिड के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बोलेंगे भी फटाफट से, सारे लोग बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे कौन सा कथन सही है। नेफिड, नेफिड का पहले तो फुल फॉर्म बताइए। नेफिड जो है बहुराज्य, पहले नेफिड का फुल फॉर्म आप मुझे बताओ, नेफिड क्या होता है? तो नेफिड की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फॉर, नेशनल, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, इसको कोऑप ही लिख देता हूँ तो आप समझ जाना। मार्केटिंग, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया, ये नाफेड है, ये नाफेड है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका? नेफिड। तो नेफिड बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है, बिल्कुल पंजीकृत है। इसकी स्थापना किसानों के लाभ के लिए और कि कृषि उपज के जो सहकारी विपणन के लिए, किसके लिए? विपणन के लिए, यानी कि जो फायदे होंगे प्रमोट करने के लिए और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। एकदम से ठीक हो जाएगा। इसकी स्थापना 1956 में हुई। तो क्या नेफेड को 1956 में स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे हाँ जी, एकदम से ठीक है, ठीक है, 1956 में। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, नहीं 1956 नहीं, सॉरी 1958 था। 1958 में इसको स्थापित किया गया था, ये गलत हो जाएगा भैया। 1958 में इसको स्थापित किया गया था, 1958 में, ठीक है। और 2002 एक्ट में इसको पंजीकृत किया गया। क्या बोलेंगे? 2002 एक्ट में, एक्ट में ये रजिस्टर्ड हुआ था, यानी कि पंजीकृत हुआ था, पंजीकृत हुआ था। ऐसे ही तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक और दो ठीक होंगे, एक और दो ठीक हो जाएंगे। एक संस्था है ट्राइफेड, ट्राइफेड का फुल फॉर्म आपको बोलना एक बार मन मन में, जिनको नहीं पता है उनको जानना है। ट्राइफेड भी कब स्थापित हुआ था? आपका 1987 में, 1987। ट्राइफेड का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। बोलेंगे भाई फटाफट से। हाँ, वो 1988 और 1989 होता है। देखिए 19 जो 61वां संशोधन है, इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। 61वां संशोधन जो है वो 1988 है, जबकि ये आपका जो प्रभावी हुआ था उसकी डेट थी 28 मार्च 1989। तो इसीलिए कई बार उसको 1989 भी लिखा जाता है। तो परीक्षा में आपको देखना है
कि वो आया कब, और आपका तो 1988 का है, जब वो लागू हुआ तो 1989 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। विशेष आहरण अधिकार, इसको बोलते हैं एचडीआर मुद्रा। एचडीआर मुद्रा किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? एचडीआर आपने अक्सर सुना होगा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके द्वारा 1969 में इसको क्या बोलेंगे, स्थापना की गई एचडीआर की। तो एचडीआर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड, इसमें 5 करेंसी कौन कौन सी हैं? एक तो आपका इसमें यूएसए का डॉलर है इसमें। एक आपका यूरोप का यूरो है। एक साथी इसमें रेममिनबी है। क्या बोलोगे? रेममिनबी है आपका, रेममिनबी जो कि चाइना का है, रमिनबी भी उसको बोलते हैं। येन है जापान का है, और पाउंड है ब्रिटिश का। ये 5 इसमें शामिल हैं, 5 में। ठीक है, ये बात याद रखना। और तो हम कह सकते हैं इनमें से ज़्यादातर देश आपका नहीं, विकसित तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, विकसित देशों की जो करेंसी है उसको क्या कहा जाता है? विकसित देशों की जो करेंसी होती है तो उसको हार्ड करेंसी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको हार्ड करेंसी कहा जाता है। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? बेरोजगारी दर को पता करने का, बेरोजगार जितने भी श्रमिक हैं उसमें भाग दे दीजिए कुल श्रम बल से, टोटल लेबर फोर्स से, और गुणा कर दीजिए 100 से। या रोजगार प्राप्त जितने भी हैं, देखिए अगर बेरोजगारी प्राप्त करें तो रोजगार प्राप्त से कोई मतलब नहीं। बेरोजगारी देखने के लिए ऐसा नहीं है सिर्फ पुरुषों की देखेंगे, बेरोजगार श्रमिक कितने, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल गुणा 100 होगा। इसको देखने के लिए साथ ही जो ये आंकड़े होते हैं, तो जो ये मंत्रालय कौन सा जारी करता है इसको जारी करने वाला मंत्रालय है श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन है इसके मंत्री? इसके मंत्री कौन है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अच्छा, आप कभी ये देखते हो? अच्छा, पहले श्रम मंत्री बताओ सबसे पहले तो, बाबू जगजीवन राम। आप पार्लियामेंट की बहस देखी है आपने कभी? नहीं, संसद टीवी पर। इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते आपको देखना चाहिए। तो आपको ये भी विचार करना है, ठीक है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखिए, सबको देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप देखिए, और देख करके आप ये देखिए कि मतलब जो ज़रूरी बातें हैं, जो ज़रूरी बातें होनी चाहिए, जिस बात के लिए आपने उनको चुन करके भेजा था, तो क्या सदन में वही बातें होती भी हैं? आप इस बात से कितने सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, जिन लोगों को चुन करके आपने भेजा है वो आपके ही हित और इस देश के हित के बारे में वहाँ पर चर्चा करते हैं, या बहुत सारी अनर्गल बातें होती हैं, अनर्गल बातें जिनका इस देश के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। कई बार तो आपका बहुत पुरानी बातों को किया जाता है जिसका वर्तमान और भविष्य से कोई लेना देना है नहीं। होता है ऐसा, देखा है, आप देखा होगा सबने, इतने अवेयर तो सभी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी दुर्भाग्य है मतलब हमारा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको एनआरएचएम हम बोलते हैं, किस वर्ष में शुरू किया गया था? एनआरएचएम ये किया गया था 2005 में शुरू। क्या बोलोगे? कब जी? 12 अप्रैल 2005। इसकी डेट भी बहुत पूछी जाती है भैया, बहुत बड़ा मिशन है। 12 अप्रैल 2005 को इसको शुरू किया गया था। ऐसे ही मुझे बताओ, स्वास्थ्य के लिए पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब आई थी? पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये कब की है? पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये 2003 में आई थी, 2003 में। अच्छा, मुझे बताओ, जो आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन चला था, राष्ट्रीय शहरी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एनयूएचएम बोलते थे उसको, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये कब चला था? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, देखिए वो तो किसके लिए है? वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये शुरू हुआ था 2012 में। फिर आयुष्मान भारत किस डेट को शुरू हुआ? आयुष्मान भारत ये आपका 23 सितंबर 19, क्या बोलोगे, 23 सितंबर 2018 को पीएम जन आरोग्य योजना, क्या बोलोगे? पीएम जन आरोग्य योजना के तहत इसको शुरू किया गया। अच्छा, मुझे बताओ, जो पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू हुआ वो कब हुआ था? पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन, पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन, पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन को कब शुरू किया गया था? पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन को कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल हेल्थ मिशन को शुरू किया गया था आपका 27 सितंबर 2021 में, ठीक है। पीएम पोषण शक्ति को कब शुरू किया गया? पीएम पीएम पोषण शक्ति निर्माण को कब शुरू किया गया? ये कब किए? पोषण शक्ति निर्माण, इसकी डेट आई डोंट नो, ये वैसे 2021 की है। एक आपका शुरू हुआ था, आपको याद होगा, मिशन इंद्रधनुष।
स्वास्थ्य योजना थी, ये भी टीकाकरण की योजना थी। मिशन इंद्रधनुष को कब शुरू किया गया था, तो वो शुरू हुआ था 2014 के 25 दिसंबर को। 2014 को, क्या बोलेंगे, 2014 को, 2014 को। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टी का निर्माण करता है। आप जानते हैं उसको विबग्योर उसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। तो लाल रंग घटक का अपवर्तनांक जो होता है वो न्यूनतम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक पूछ रहे हैं, ये न्यूनतम होता है, तो आप कहोगे भैया एकदम से सही बात है। बैंगनी रंग का, अगर लाल का न्यूनतम होता तो बैंगनी का क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, ये आप जानते होंगे, ठीक है। वर्ण विक्षेपण को आज आप एक बार पढ़ेंगे भी। कांच में जो श्वेत प्रकाश होता है वो सभी घटकों की चाल समान होती नहीं, सभी घटकों की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, एक समान नहीं हो सकती सभी की, ठीक है। क्या बोलोगे, सभी घटकों की, तो क्या बोलेंगे, गलत हो जाएगा, तो केवल ए सही हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। अब लाल की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कम हो जाएगी आपका। ऐसे ही बैंगनी की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है तो उसकी क्या बोल देंगे, आपका आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो मनसुख मांडविया भैया श्रम और रोजगार मंत्रालय के, बोलेंगे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तत्वों के लैटिन नेम पूछे जाते हैं, नाट्रियम, और वही उसका प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है। तो Na किसको लिखते हैं, इन्हीं का पहला लेटर लिखा जाता है। Na बोलते हैं सोडियम को, किसको, सोडियम को बोलते हैं, सोडियम को। पोटेशियम को क्या लिखता है, साइन बताइए पोटेशियम का, तो पोटेशियम है कैलियम, कैलियम, इसके लिए लिखा जाता है के, क्या लिखते हैं इसके लिए, पोटेशियम के लिए के। लोहे का साइन क्या होता है, प्रतीक चिन्ह बताओ लोहे का, तो आप इससे समझोगे लोहे का प्रतीक चिन्ह फेरम होता है, फेरम, फेरम, फेरम इसका लैटिन नेम है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या बनेगा, Fe बन जाता है, Fe। तांबे का बताओ, तांबे का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम, इसीलिए इस लैटिन नेम से पीरियोडिक टेबल में क्या लिया गया है, Cu को लिया गया है। आप मुझे बताओ चांदी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो चांदी का लैटिन नेम है अर्जेंटम, क्या बोलोगे, अर्जेंटम, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह होता है Ag। टिन का क्या प्रतीक चिन्ह होता है, टिन को कहते हैं स्टेनम, क्या बोलते हैं, स्टेनम कहा जाता है, स्टेनम, इसीलिए उसको बोलते हैं Sn, क्या बोलेंगे, Sn। टंगस्टन, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है भैया, W होता है। तो ये क्यों, क्योंकि इसको कहा जाता है वोल्फ्राम, लैटिन नेम इसका वोल्फ्राम है, इसीलिए इसको W से बताया जाता है। पारा, Hg कहते हैं पारा को, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है हाइड्राजिरम, क्या बोलते हैं, हाइड्राजिरम, क्या बोलोगे, हाइड्राजिरम कहा जाता है, यानी कि Hg उसको कहा जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे शीशा की, शीशा क्या होता है आपका, ये पीबी इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आता है आपका प्लम्बम, क्या बोलोगे, प्लम्बम होता है। एंटी मनी की बात करें आपसे, किसकी, एंटी मनी की, एंटी मनी अर्थात आपका Sb उसका प्रतीक चिन्ह है, तो वो क्या होता है, स्टीबियम होता है, क्या होता है, स्टीबियम होता है। यानी कि कोई भी जो प्रतीक चिन्ह है वो किससे लिया गया है आपका, उसके लैटिन नेम से लिया गया है, किससे लिया गया है, लैटिन नेम से। गोल्ड का बताएं, कितने दोस्त बता सकते हैं, जैसे आपका सोना होता है उसका होता है Au, क्या होता है, Au। तो ये मुझे बताओ इसका जो साथी आपका क्या बताना है आपको, लैटिन नेम क्या होता है गोल्ड का, लैटिन नेम। दाद के कारण होने वाले एक आम त्वचा संक्रमण है। आज आप पढ़ोगे जीवाणु, विषाणु, इन सब से होने वाले रोगों को, ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। एयू बताया नहीं भैया, ऑरम होता है, ऑरम, AURUM। एयू क्यों लिख रहे हो, एयू तो मैं ही लिख चुका हूँ, अब सब एयू लिखने लग गए हैं। सोने का एयू होता है, वो बताइए जो पूछा है लैटिन नेम। अच्छते हो, बोले कुछ और लिख देते हैं जो हम जानते हैं। तो दाद किसके कारण होता है, दाद होता है कवक के कारण, कवक के कारण। क्या बोलते थे इसको, गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजे से गंजापन आ जाता था, यानी कि बाल्डनेस। दाद आ जाता था, यानी कि रिंग वॉर्म हो जाता है आपका। दमा आ जाता है, जिसको अस्थमा बोलते हैं। और खाज, जिसको इसके बीज बोलते हैं, इसके बीज। क्या बोलते थे, गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी कि एथलीट फूट भी होती है, एथलीट फूट भी होती है, एथलीट फूट भी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दाद के कारण। पायरिया एक संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और यदि इसे अनुपचारित यानी बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो ये किसकी वजह से होता है भैया, परजीवी की वजह से होता है।